हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया आपका अपने यूट्यूब चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ। आज हम जो क्लास कर रहे थे आईसीटी की वो कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें जो आपका टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, उसमें हम कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क नाम से ये टॉपिक करेंगे। कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि आप हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाओ, ये नहीं है कि आप पूरी बुक ही करवा दोगे। तो आपकी ये जो बुक है पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। जैसे मैंने इनपुट आउटपुट हो गए, सीपीयू ये पीछे करवाए थे, वो आपके सूचना प्रौद्योगिकी के जो टूल्स उपकरण नाम से टॉपिक था उसमें आते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको ये नहीं करवा रही। ये जो बुक है इसकी पीडीएफ मैंने माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल नाम के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क। कंप्यूटर संचार के बारे में अब हम देखेंगे। किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वह अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा हो। वर्तमान युग में यदि कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटरों से किसी प्रकार से नहीं जुड़ा तो वह अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। कंप्यूटर किसी बड़े नेटवर्क अथवा इंटरनेट से जुड़ा है तो वह बहुत उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाएं एवं डाटा के आदान प्रदान को डाटा संचार कहते हैं। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे अथवा राह में भी कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी प्रकार से बातचीत कर सकता है। वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्रेषित अथवा प्राप्त कर सकता है। यह सब डाटा संचार के बिना संभव नहीं है। रेलवे रिजर्वेशन तंत्र, होटल रिजर्वेशन तंत्र, एयरलाइंस आदि में हजारों टर्मिनल होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से रिजर्वेशन करवा सकता है। यह सब प्रक्रिया डाटा संचार के द्वारा ही संभव हुई है। डाटा संचार की आवश्यकता। परंपरागत साधनों से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफ़ी समय लगता है तथा इसकी कीमत भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि कंप्यूटर की मदद से संचार अति तीव्र गति से होता है। साथ ही इसकी लागत भी परंपरागत माध्यमों की तुलना में निरंतर कम होती जा रही है। परंपरागत माध्यमों के उपयोग में दूरी बढ़ने के साथ साथ समय व मूल्य भी तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कंप्यूटर के माध्यम से संचार में समय व लागत पर दूरी का प्रभाव नगण्य होता है। साथ ही डाटा संचारण में संचारित डाटा एकदम सही अर्थात यथार्थ एक्यूरेट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेषण माध्यम। यहाँ तो हमने डाटा संचार के बारे में थोड़ा नॉलेज लिया है और अब हम पढ़ेंगे प्रेषण माध्यम। प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के बीच डाटा संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम अथवा संचार चैनल कहते हैं। ये माध्यम कई प्रकार के उपलब्ध हैं। माध्यम का चयन करते समय इनकी कीमत, कार्यक्षमता, डाटा संचरण की गति आदि अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। प्रेषण माध्यमों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है तार वाले माध्यम, दूसरा है बेतार माध्यम। जो हमारा कम्युनिकेशन करने का जो माध्यम है उसे हम दो माध्यम में बांटेंगे। पहला तार वाले, दूसरे बेतार। पहले हम बात करते हैं तार वाले प्रेषण माध्यम पर। तार वाले नाम से पता चल रहा है कि इनमें तार का यूज होता है, वायर का यूज होता है। इनमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का प्रयोग किया जाता है। इन्हें निर्दिष्ट माध्यम भी कहा जाता है। प्रयुक्त किए जाने वाले तार के आधार पर ये माध्यम निम्न प्रकार के होते हैं। इनमें तार या केबल का प्रयोग किया जाता है। उनके आधार पे इनको अलग अलग भागों में बांटा है, ये हमें याद रखने हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला यह सबसे पुराना और सस्ता साधन है। एक ट्विस्टेड पेयर केबल में दो पृथक्कृत
तांबे के तार होते हैं जो एक दूसरे से कुंडली नुमा या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तारों को ऐंठने का उद्देश्य विद्युत विरोध को कम करना है। ऐसे ऐंठे हुए दोनों तारों में विद्युत विरोध एक दूसरे के विपरीत होने का कारण इसका वास्तविक प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह के इंटरफेरेंस को क्रॉसटॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसटॉक। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। आपने ये पढ़ा ही होगा साइंस में कि जो तांबा होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तांबे के ये तार सामान्यतः 22 से 24 गेज मोटाई के होते हैं। ये जो ऐसे होते हैं ये ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये भी दो प्रकार की होती हैं। पहली अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, यह सबसे अधिक प्रचलित ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस प्रकार के केबल में ट्विस्टेड पेयर्स का एक समूह एक साधारण प्लास्टिक के आवरण में होता है। लोकल एरिया नेटवर्क लैन की केबलिंग में इनका काफ़ी प्रचलन है। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें ये जो केबल है उसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। यूटीपी सामान्यतः टेलीफोन सिस्टम की केबल के रूप में अथवा अनेक कार्यालयों में पहले से प्रयुक्त हो रही है। इस प्रकार की केबल में क्रॉसटॉक की अधिक संभावना रहती है। दूसरी है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शॉर्ट में इसे कहते हैं एसटीपी, और जो पहले पढ़ी थी वो यूटीपी। इस प्रकार की केबल में उच्च गुणवत्ता वाले गुंथे तांबों के तारों की जैकेट का उपयोग किया जाता है जो यूटीपी के आवरण से कहीं अधिक सुरक्षित होता है। एसटीपी तारों के बीच एवं चारों तरफ से पन्नी से लिपटा हुआ होता है। यह आवरण एक दक्ष अवरोधक बनाता है जिससे संचरित हो रहे डाटा का बाह्य अवरोधों से बचाव होता है तथा क्रॉसटॉक की संभावना नगण्य होती है। एसटीपी की कीमत यूटीपी की तुलना में अधिक होती है, किंतु डाटा संचरण की गति तथा गुणवत्ता के मामले में एसटीपी अधिक बेहतर होता है। कम दूरी के संचार 1 किलोमीटर में ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग अधिक होता है। लैन में कंप्यूटरों को जोड़ने में इसी केबल का प्रयोग किया जाता है। इस केबल की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 से 2 MB प्रति सेकंड तक होती है, किंतु दूरी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसमिशन स्पीड घटती जाती है। फलस्वरूप बीच बीच में रिपीटर्स का उपयोग करना पड़ता है। ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के संचरण में किया जा सकता है। यह तुलनात्मक रूप से सस्ता है और इसका उपयोग भी काफ़ी आसान है। हम अब दूसरे जो प्रेषण माध्यम था तार का, पहला तो हमने पढ़ लिया था, उसमें दूसरा जो हम पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल। इसका मुख्य भाग तांबे का एक तार होता है जिसे कोर कहते हैं। जो तांबे का तार होता है उसे क्या कहेंगे? कोर। इसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण होता है। यह आवरण तार को बाहरी आघातों से बचाता है। यह आवरण मुख्यतः पीवीसी पदार्थ का बना होता है। इस आवरण के चारों ओर तांबे की जाली होती है। यह जाली भी चारों ओर से एक विद्युत रोधी पदार्थ के सुरक्षात्मक कवच से ढकी होती है। इस प्रकार कोएक्सियल केबल में 2 चालक तथा 2 अचालक या विद्युत रोधी होते हैं। संकेतों का संचरण सबसे भीतरी तांबे के तार द्वारा होता है। इनकी कीमत इनके व्यास के बढ़ने के साथ बढ़ती है। पतले कोएक्सियल केबल की कीमत कम तथा मोटे केबल की कीमत अधिक होती है। कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल टीवी ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर युक्तियों को जोड़ने व लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। तीव्र गति ब्रॉडबैंड नेटवर्क में भी इसका उपयोग होता है। कोएक्सियल केबल भी 2 प्रकार की होती है। पहली है थिन नेट, दूसरी है थिक नेट।
जो थिन नेट है ये लचीली और सस्ती होती है, इन्हें लगाना आसान होता है, ये अधिकतर नेटवर्किंग में काम लिए जाते हैं। और थिक नेट ये मोटे होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें काम में लेना कुछ कठिन होता है। इनका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में अधिक होता है। कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के संचार में होता है। इनमें बाहरी जाली की उपस्थिति के कारण विद्युत विरोध का प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इनकी बैंडविड्थ भी ट्विस्टेड पेयर की तुलना में अधिक होती है, पर ये ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में महंगे होते हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रकाशीय तंतु केबल। तार वाले डाटा संचारण में प्रयुक्त होने वाली यह सबसे नई प्रकार की केबल है। इस केबल में विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश तरंगों का संचारण होता है तथा यह संचरण एनालॉग रूप में न होकर डिजिटल रूप में होता है। एक अकेला ऑप्टिक फाइबर केवल आदमी के एक बाल से भी पतला होता है और यह अत्यधिक लचीला होता है। इसका व्यास 2 से 125 माइक्रोमीटर होता है। इसका भीतरी भाग जो कोर कहलाता है कांच अथवा प्लास्टिक से निर्मित होता है। इसके चारों ओर कांच की ही एक पतली परत चढ़ी होती है जिसे क्लेडिंग कहते हैं। इसके चारों जो कांच की पतली परत चढ़ी होती है उसे कहते हैं क्लेडिंग। क्लेडिंग का अपवर्तनांक कोर की तुलना में कम होता है। जब दो भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों में प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं तो भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें अपरिवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार OFC की कार्यप्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं। फलस्वरूप संचरण के साथ साथ ये क्षीण नहीं पड़ते। तंतु में कांच की परत के चारों ओर एक जैकेट और होता है जो इसे आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक महीन होने के कारण एक सामान्य मोटाई के केबल में हजारों प्रकाशीय तंतु फिट हो सकते हैं। कंप्यूटर से विद्युत संकेत प्राप्त होते हैं जबकि OFC के माध्यम से केवल प्रकाशीय संकेत ही संचारित किए जा सकते हैं। इसलिए विद्युत संकेतों को प्रेषित करने से पूर्व एक परिवर्तक की सहायता से प्रकाशीय संकेतों में परिवर्तित करना पड़ता है। OFC डाटा संचरण की एक बहुत ही विश्वसनीय तथा सुरक्षित साधन है क्योंकि इस केबल से डाटा चुराया नहीं जा सकता। तीव्र गति और लंबी दूरी तक अधिक डाटा संचरण के लिए OFC सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके द्वारा डाटा संचरण की दर 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड से 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड होती है। OFC कॉपर केबल की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं। वह कम स्थान लेते हैं। OFC द्वारा संचरित किए जाने वाले संकेतों पर किसी प्रकार के विरोधी प्रभाव का असर नहीं होता। इनके द्वारा डाटा संचरण की त्रुटि दर भी नगण्य होती है, किंतु OFC में प्रयुक्त होने वाली तकनीक तुलनात्मक रूप से जटिल व महंगी है, इसलिए तार वाले डाटा संचारण माध्यमों में सबसे महंगा माध्यम है। अब आ गया बेतार प्रेषण माध्यम। हमने पहले पढ़ा तार वालों में मुख्य रूप से हमने 3 पढ़े थे। उनमें पहला कौन सा था? ट्विस्टेड पेयर केबल। और ट्विस्टेड पेयर केबल के 2 प्रकार थे, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरा शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और उसका फिर तार वाले माध्यम का दूसरा प्रकार था कोएक्सियल केबल। इसके भी 2 थे, थिन नेट और थिक नेट। तीसरा था हमारा प्रकाशीय तंतु केबल जिसे शॉर्ट में OFC कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अब हम पढ़ेंगे बेतार प्रेषण माध्यम।
इनमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार तथा केबल का उपयोग न कर ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अनिर्दिष्ट माध्यम भी कहते हैं। प्रयुक्त होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों और युक्तियों के आधार पर मुख्य बेतार संचार माध्यम निम्न है। बेतार प्रेषण माध्यम कौन से हैं? ये पहला है रेडियो तरंग। रेडियो तरंगें आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं। ऊंची इमारतों व अन्य माध्यम बाधाओं को ये आसानी से पार कर जाती हैं, इसलिए डाटा संचरण में इन तरंगों का बहुतायत से उपयोग हो रहा है। रेडियो तरंगें प्रेषित से सभी दिशाओं में विचरण कर सकती हैं, जिससे प्रेषक व प्राप्तकर्ता का एक ही पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता। रेडियो संचार टेलीग्राम संदेशों के प्रसारण में काफ़ी समय से प्रयुक्त हो रहा था। यह संचार कम संचरण गति एवं न्यून आवृत्ति पर होता था, किंतु अब रेडियो प्रसारण में VHF और UHF तथा SHF के उपयोग से अत्यधिक गति से डाटा संचरण संभव हो गया है। दूसरा है सूक्ष्म तरंग प्रसारण। पहला रेडियो प्रसारण और दूसरा सूक्ष्म तरंग प्रसारण। सूक्ष्म तरंग प्रसारण उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। इस माध्यम का उपयोग कर केबल डालने की समस्याओं से बचा जा सकता है। जिन स्थानों पर केबल डालना दुष्कर होता है वहां यह माध्यम काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। सूक्ष्म तरंगें केवल एक सीधी रेखा में चल सकती हैं। इनके मार्ग में कोई बड़ी इमारत, पहाड़, अन्य बाधा आ जाने पर ये उन्हें पार नहीं कर सकती। इसलिए यह आवश्यक होता है कि प्रेषण एवं ग्राही एक सीधी दृष्टि रेखा में हों। इसके लिए प्रेषण एंटीना व ग्राही एंटीना को काफ़ी ऊंचाई पर एवं एक सीधी रेखा में लगाया जाता है। पहाड़ियों तथा ऊंचे स्थानों पर लगे हुए ऊंचे टावर वास्तव में माइक्रोवेव टावर ही होते हैं। दूरी अधिक होने पर पृथ्वी की गोलाई भी सीधी दृष्टि रेखा में बाधक बन जाती हैं। फलस्वरूप संचरण बाधित हो जाता है। इस समस्या का हल प्रेषक व ग्राही के बीच परावर्तक लगाकर किया जाता है। सामान्यतः हर 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये रिपीटर लगाए जाते हैं। दो एक के बाद आने वाले सीधे रिपीटर सीधी रेखा में होने चाहिए। माइक्रोवेव संकेत दूरी के साथ कमज़ोर भी पड़ जाते हैं। रिपीटर्स इन संकेतों को परिवर्धित भी करते हैं। माइक्रोवेव संचरण अपेक्षाकृत सस्ता साधन है, किंतु यह मौसम पर आधारित है। खराब मौसम में संचरण की गुणवत्ता घट जाती है। माइक्रोवेव संचरण अधिकांशतः लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेलुलर फोन, टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारण आदि में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा हमारा है उपग्रह संचरण। इस संचरण में सूक्ष्म तरंग संकेतों का ही उपयोग किया जाता है, किंतु इसकी आवृत्ति भूमि पर माइक्रोवेव संचरण में प्रयुक्त होने वाले संकेतों से अधिक होती है। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक भूस्थिर कक्षा में स्थापित होते हैं। भूस्थिर कक्षा में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है। इसलिए यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर स्थिर रहता है। संचार उपग्रह को एक माइक्रोवेव रिले स्टेशन माना जा सकता है। उपग्रह की अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सीधी दृष्टि रेखा की समस्याएं भी नहीं रहती। भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। इनके संकेत पृथ्वी के किसी भी स्थान पर प्राप्त किए जा सकते हैं। उपग्रह संचरण में 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति के संकेतों को पृथ्वी से प्रेषित द्वारा अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को भेजा जाता है। लंबी दूरी 36,000 किलोमीटर तय करने के कारण ये संकेत क्षीण हो जाते हैं।
इसलिए उपग्रह पर लगे ट्रांसपोंडर द्वारा इन संकेतों को शक्तिशाली बनाकर पुनः पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी पर इन संकेतों को कितने ही ग्राही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपग्रह को संकेत प्रेषित करने व प्राप्त करने के लिए अलग अलग आवृत्तियां काम में ली जाती हैं, जिससे ये संकेत एक दूसरे से बाधित नहीं होते हैं। उपग्रह संचरण का उपयोग अत्यधिक लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण, अंतर्राष्ट्रीय संचार आदि में किया जाता है। उपग्रह सुदूर व पृथक्कृत स्थानों से संचार का एक अत्युत्तम साधन है, किंतु कक्षा में उपग्रह स्थापित करना अत्यधिक खर्चीला हो जाता है। अगला प्रकार है अवरक्त किरण संचरण। इनके वैसे देखा जाए तो नाम याद कर लेना आप, जो तार वाले, बेतार वाले, इनकी पूरी डिटेल याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इनके जो मेन हेडिंग है ना, ये नाम है अवरक्त किरण प्रसारण, इनके प्रकार है वो आप ज़्यादा ध्यान में रख लेना। इसमें डाटा प्रेषण के लिए अवरक्त किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सस्ता, सुरक्षित तथा आसानी से काम में लिया जा सकने वाला संचरण माध्यम है। इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचरण में किया जाता है। अवरक्त किरण संचरण हेतु प्रेषक व प्राप्तकर्ता के मध्य कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। अवरक्त किरण संकेत अत्यधिक तीव्र आवृत्ति पर कार्य करते हैं, जिससे इनकी डाटा संचरण गति बहुत तेज होती है। टेलीविजन व म्यूजिक सिस्टम आदि के रिमोट में संचरण के लिए अवरक्त किरणों का ही उपयोग होता है। इससे घर के भीतर लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। किसी एक बड़े कमरे में रखे कंप्यूटर अवरक्त किरणों के माध्यम से जोड़े जा सकते हैं। अगला है वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई नेटवर्क पर कंप्यूटर को बिना तारों के जोड़ने का काम करने वाली आज की लोकप्रिय तकनीक है। असल में यह एक वायरलेस नेटवर्क है। इसे WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, जो I और EEE पर आधारित है। वाईफाई अलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है। आजकल वाईफाई युक्त पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पोमटॉप, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स व अन्य बहुत सी युक्तियों में इंस्टॉल होती है। वाईफाई समर्थित युक्ति इंटरनेट से जुड़े वायरलेस नेटवर्क की परास में आने पर बिना तार लगाए इंटरनेट से जुड़ सकती है। वाईफाई का कवरेज क्षेत्र कुछ कमरों से लेकर एक शहर की सीमाओं तक हो सकता है। वाईफाई सेल फोन, टीवी और रेडियो की तरह सूचनाओं पर प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इस युक्ति से जब कोई कंप्यूटर डाटा संचारित करना चाहता है तो डाटा को पहले वायरलेस एडेप्टर द्वारा रेडियो सिग्नल में बदला जाता है और एंटीना का उपयोग करके इसे प्रसारित कर दिया जाता है। वायरलेस राउटर संकेत प्राप्त करता है और इसे डिकोड करता है। राउटर इंटरनेट को वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन का उपयोग कर जानकारी भेजता है। यह प्रक्रिया उल्टी भी होती है। जब राउटर इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करता है तो इसे रेडियो सिग्नल में बदलता है और इस सिग्नल को वायरलेस एडेप्टर को भेजता है। वाईफाई संचार के लिए इस्तेमाल रेडियो तरंगें सेल फोन और रेडियो के समान होती है, लेकिन फ़र्क केवल इतना है कि इनकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है, जो सेल फोन की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है। वाईफाई तरंगों से ज़्यादा डाटा ले जाने की भी क्षमता होती है। वाईफाई संचार 802.11 नेटवर्किंग मानकों का उपयोग किया जाता है। ब्लूटूथ रह गया, संचारण के रूप रह गए, डाटा संचारण के रूप, ये रह गया एक हमारा ब्लूटूथ। इसमें ये हमने पढ़ लिया वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद अगला है हमारा ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ के बारे में आप सभी को पता ही है।
ब्लूटूथ क्या है? एक बेतार तकनीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपस में जुड़कर डाटा को आदान प्रदान करते हैं। जुड़ने के लिए इसमें रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। इसमें बस ये दी हुई है, ये ब्लूटूथ से उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, इनसे ये जोड़ के इस सूचनाओं को का आदान प्रदान हम एक आसान तरीके से कर सकते हैं। बस इतनी ये बात दी हुई है। आगे का हम कल पढ़ेंगे, जो डाटा संचरण का हमें यहाँ दे रखा है। आगे का जितना भी टॉपिक अपना रह गया है वो कल पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।